नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर की वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की अप्रोच कराएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। देखिएगा, आपके शेयर करने से ही ज्यादातर लोग कनेक्ट हो पाएंगे और जितने लोग कनेक्ट होंगे उतना हम जो ये इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और उनका एक उज्जवल भविष्य वहां पे निर्माण हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। A client with angina is to be discharged with a prescription for nitroglycerin tablet. The client should be instructed to। देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। सबसे पहले मरीज को बीमारी क्या है? एंजाइना की। बीमारी क्या है? एंजाइना। एंजाइना चेस्ट पेन को बोलते हैं, हार्ट पेन या चेस्ट पेन। हार्ट को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है तो उसको उसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है, इसको एंजाइना कहते हैं। उस मरीज को, एंजाइना के मरीज को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं और उसको दवाई जो लिखी है, जो एंजाइना की ड्रग ऑफ चॉइस है, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन दवाई एक वेजोडाइलेटर है और एंजाइना के अंदर पेन को रिलीव के लिए हम काम में लेते हैं। तो ये दवाई आपने प्रिस्क्राइब की। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड। मरीज को क्या चीज इंस्ट्रक्ट करेंगे आप? इंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? फर्स्ट है, टेक 1 टेबलेट डेली विद ए ग्लास ऑफ वाटर। एक गोली रोज लेवे, एक ग्लास पानी के साथ में। लीव द मेडिकेशन इन ए डार्क ब्राउन बोतल। दवाई को डार्क ब्राउन बोतल के अंदर रखें। रिप्लेनिश द मेडिकेशन सप्लाई एवरी ईयर। हर साल दवाई की सप्लाई को रिप्लेस करें। लीव द कॉटन इन द बोतल टू प्रोटेक्ट द टेबलेट। टेबलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोतल के अंदर कॉटन को रखे। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, विच इज द करेक्ट वन? नाइट्रोग्लिसरीन दवाई के बारे में पूछा हुआ है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। अगर कभी आपने नाइट्रोग्लिसरीन की पैकिंग देखी हो, नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन को रखने का तरीका देखा हो, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आराम से दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है एंड द करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, लीव द मेडिकेशन इन ए डार्क ब्राउन बोतल। दवाई को रखते हैं और किस में रखते हैं? डार्क ब्राउन बोतल के अंदर। दवाई को डार्क ब्राउन बोतल के अंदर रखना होता है। इससे दवाई जो है उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम लाइट से। दवाई का प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम लाइट से। दवाई लाइट से खराब हो जाती है, लाइट से दवाई को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए इसको डार्क ब्राउन रूम के अंदर रखना होता है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है टेक 1 टेबलेट डेली विद ए ग्लास ऑफ वाटर, ये नहीं होता है, क्योंकि दवाई जो है वो हमेशा सबलिंगुअल दी जाती है ना। इसको पानी के साथ में नहीं लेते हैं, जीभ के नीचे रखा जाता है, इसका इफेक्ट तभी आता है। अगर ये स्टोमक में चली जाती है तो इस दवाई का असर जो है वो जीरो होता है, इसलिए दवाई को पानी के साथ में नहीं लेना होता है। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि दवाई जो होती है वो हर 6 महीने में, हर एक साल में नहीं, हर 6 महीने में इसकी सप्लाई को रिप्लेस करना होता है। 6 महीने के बाद में ये दवाई एक्सपायर हो जाती है, इसकी एक्सपायरी बहुत नियर बाय होती है। और ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉटन को कभी भी दवाई के अंदर नहीं रखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। वेरी गुड, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड ट्रानिसाइप्रोमिन फॉर ए क्लाइंट विद डिप्रेशन। फिजिशियन ने एक दवाई ऑर्डर की और दवाई का क्या नाम है? दवाई का नाम है ट्रानिल साइप्रोमिन। The nurse should tell the client to avoid food containing tyramine because it can result in। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? सिंपल सा है, मरीज जो है वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है, दवाई उसको ऑर्डर की गई है ट्रानिल साइप्रोमिन। ये दवाई जो है वो मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स। देखिएगा, डिप्रेशन के इलाज के लिए 4 कैटेगरी की दवाई काम में ली जाती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जिसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एक होती है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स दूसरी होती है, मायोज तीसरी कैटेगरी होती है, और चौथी कैटेगरी जो लेटेस्ट सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स मेडिकेशन की आती है वो है। तो 3 ये मेजर कैटेगरी है, जिसके अंदर एक कैटेगरी है मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, उस कैटेगरी की दवाई है ये। मरीज को कौन सा फूड आइटम आप अवॉइड करने का कहोगे जिसके अंदर टायरामीन होता है? क्योंकि आप उसको अवॉइड करने का कह रहे हैं, मरीज को अवॉइड करने का कह रहे हैं वो सारे फूड आइटम जिसमें क्या होता है? टायरामीन। टायरामीन जो होता है वो
जितने भी पैक फूड आइटम होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो पैकिंग वाले फूड होते हैं, उन सब के अंदर टायरामिन होता है। इस टायरामिन को आपको अवॉइड करना है, टायरामिन कंटेनिंग फूड आइटम को आपको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड किया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो फूड आइटम है वो एलिवेशन करते हैं ब्लड प्रेशर को। दूसरा, ये डिक्रीज करते हैं लिबिडो को। तीसरा, ये एलिवेशन करते हैं टेम्परेचर को। और चौथा, ये इंक्रीज करते हैं डिप्रेशन को। टायरामिन कंटेनिंग फूड आइटम क्यों अवॉइड करने होते हैं मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दवाई के साथ में? एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर पहला ऑप्शन है। डिक्रीज लिबिडो, लिबिडो का मतलब होता है सेक्स डिजायर, सेक्स की जो डिजायर होती है उसको डिक्रीज करते हैं। तीसरा है टेम्परेचर को एलिवेशन करते हैं। और चौथा है डिप्रेशन को इंक्रीज करते हैं। विच इज द करेक्ट वन? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। जो भी मरीज मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दवाई लेता है और साथ में वो अगर टायरामिन कंटेनिंग फूड आइटम लेगा, तो उस दवाई के इसके साथ में इंटेक्शन करने से मरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर जो है ये कॉम्प्लिकेशन वहां पे देखने को मिलता है जब मायोस टायरामिन के साथ में इंटरेक्ट करता है। लिबिडो का डिक्रीज होना, टेम्परेचर का एलिवेशन होना और डिप्रेशन का इंक्रीज होना, ये मायोज के साथ में नहीं होता है। ये तीनों ही खोटे जवाब है। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए क्लाइंट इज रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन फॉर कैंसर ऑफ द लैरिंग्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीट क्वेश्चन है। एक मरीज है जो लैरिंग्स के कैंसर के लिए, कैंसर है किसका, लैरिंग्स का, और एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी रिसीव कर रहा है। कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे मरीज को लैरिंग्स का कैंसर है और उसको रेडिएशन थेरेपी मिल रही है, एक्सटर्नल रेडिएशन रिसीविंग कर रहा है मरीज। एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट द क्लाइंट विल मोस्ट लाइकली कंप्लेन ऑफ, ट्रीटमेंट के रिजल्ट स्वरूप मरीज किस चीज का कंप्लेन करेगा, मोस्ट लाइकली कंप्लेन क्या रहेगा पेशेंट का, जिसको कैंसर ऑफ द लैरिंग्स के लिए एक्सटर्नल रेडिएशन जो है वो रिसीव किया जा रहा है। क्या मरीज का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी? फर्स्ट है जनरलाइज प्लूराइटिस होगी, सेकंड है डिस्निया होगा, थर्ड है सोर थ्रोट होगा और फोर्थ है बोन पेन होगा। विच इज द करेक्ट वन? एक्सटर्नल रेडिएशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। सारे लोग कमेंट करेंगे, सारे लोग कमेंट करेंगे। लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले और चैनल के लिंक को शेयर जरूर करें, अपने ग्रुप्स के अंदर दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ये जो काम होते हैं ये आपको अपनी ईमानदारी से करने होते हैं। देखिएगा, जिंदगी में कुछ काम होते हैं जिसमें आपको जो है फायदा नहीं देखना होता है, कुछ मोरालिटी होती है, कुछ दायित्व होता है, कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर आप अच्छा कंटेंट रिसीव कर रहे हैं हमारे थ्रू, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आपको ये कंटेंट दूसरे लोगों तक पहुंचाए, है ना। डेफिनेटली ये आपका दायित्व है, मोरल ड्यूटी है, प्लीज करें। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने कि सी करेक्ट आंसर है सर, सोर थ्रोट होगा। सोर थ्रोट जो होता है, सोर थ्रोट जो होता है लोकल जो एक्सटर्नल रेडिएशन मरीज रिसीव कर रहा है लैरिंग्स का, उसकी वजह से मरीज को सोर थ्रोट रहेगा। जनरलाइज प्लूराइटिस, डिस्निया और बोन पेन जो है वो एक्सटर्नल रेडिएशन के साथ में देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सोर थ्रोट वहां देखने को मिलेगा। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद T4 स्पाइनल कोड इंजुरी। एक मरीज को केयर दे रही है जिसको T4 स्पाइनल कोड की इंजुरी हुई है। व्हेन ही बिगिंस टू हैव सिम्टम्स ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, एक नर्स है जो केयर दे रही है एक पेशेंट को जिसको T4 स्पाइनल कोड की इंजुरी है, और तब जब उसको शुरुआत हो चुकी है सिम्टम्स की, और किसके सिम्टम्स शुरू हो चुके हैं, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के। आफ्टर प्लेसिंग द क्लाइंट इन हाई फाउलर पोजीशन द नर्स शुड, देखिएगा जब भी स्पाइनल कोड की इंजुरी होती है, और ये इंजुरी जो है स्पाइनल कोड की जो इंजुरी है, ये इंजुरी जब नहीं, जब इंजुरी जो है सी सॉरी T6 वर्टिब्रा है ना, T6 दैट इज थोरेसिक 6 वर्टिबल लेवल, और उसके ऊपर की जब इंजुरी होती है, T6 से अबव जब इंजुरी होती है, तो मरीज में एक कॉम्प्लिकेशन होता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। यहाँ पे इंजुरी T4 की है, ये T6 से ऊपर है, और इसकी वजह से मरीज में ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो सकता है। T6 से ऊपर की इंजुरी होने पे, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर T6 से ऊपर की इंजुरी होने पे सडनली मरीज के अंदर मतलब ब्लाडर और बोवल के भर जाने की वजह से सडनली मरीज के अंदर
ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, सीवियर हेडेक के सिम्टम वहां देखने को मिलते हैं, नेजल प्रॉब्लम, कंजेशन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जब मरीज को ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हुआ तो जैसे ये होता है, इसका मैनेजमेंट ये होता है कि पहला काम ये करना होता है कि मरीज को हाई फाउलर पोजीशन के अंदर रखना होता है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का पहला इलाज क्या रहता है कि मरीज को आप हाई फाउलर पोजीशन में रखो, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि आप मरीज को हाई फाउलर पोजीशन के अंदर रख देंगे। हाई फाउलर पोजीशन के अंदर रखने के बाद में, हाई फाउलर पोजीशन में रखने के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट है एडमिनिस्टर ए प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, सेकंड है चेक फॉर पेटेंसी ऑफ द कैथेटर, थर्ड है टेल द क्लाइंट टू ब्रेथ स्लोली, और लास्ट है चेक द टेम्परेचर। तो अभी हमने बात की कि अबाउट T6 इंजुरी होने पे जिस मरीज को बोवल और ब्लैडर जो होता है, बोवल यूरिनरी जो ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका डिस्टेंशन हो जाए और बोवल में फीकल इंफेक्शन हो जाए, फीकल मैटर बोवल में जम जाए, तो ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर का डिस्टेंशन और बोवल के अंदर फीकल इंफेक्शन अगर हो तो ये ट्रिगर का काम करेंगे, और ट्रिगर करेंगे तभी ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होगा। तो अगर ये हुआ है तो मरीज को एक तो आप हाई फाउलर पोजीशन दे दी, और दूसरा आपका काम होता है कि जो बोवल और ब्लैडर है उसको क्या करना, एम्प्टी करना। बोवल और ब्लैडर को क्या करना, एम्प्टी करना। एम्प्टी गड़बड़ होती है तभी ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है चेक फॉर द पेटेंसी ऑफ द कैथेटर। कैथेटर की पेटेंसी चेक करो, ब्लैडर खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ब्लैडर खाली नहीं होगा तो मरीज को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ब्लैडर को खाली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करना, स्लोली ब्रेथ कराना, या टेम्परेचर को चेक करना, ये तीनों ही खोटे जवाब है, ये यहाँ पे नहीं बनेंगे। आपको ब्लैडर को क्या कराना है, खाली कराना। अगर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होने से प्रिवेंट करना तो आपको ब्लैडर को तुरंत प्रभाव से खाली कराना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सॉरी बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग वाला एक ऐप आपको दिखेगा, ये नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। और इस ऐप को इंस्टॉल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी ऐप के ऊपर आपको इन फ्यूचर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। ऐप को इंस्टॉल करके रखिएगा, बहुत जल्दी आपको वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज इसी ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप है जिसको तुरंत प्रभाव से आप इंस्टॉल करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं नोबल्स के संग, जहां पे आपको मिलेंगे बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज। बहुत जल्दी ESIC नॉर्सेट के एक एक एग्जाम के क्वेश्चन को हम कुरेद के रख देंगे। नोबल टीम आपसे वादा करती है, बस आपको विश्वास बना के रखना है और ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और रेटिंग देना बिल्कुल नहीं भूले, ये आपकी मॉरल ड्यूटी रहेगी। दूसरा एक काम और मैं बताता हूं आपको कि नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जो कि डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित है, ये इंस्टीट्यूट अपनी ऑफलाइन क्लासेज शुरू कर चुका है। कुछ लोगों को पता नहीं है तो बता दूं, शुरू कर चुका है। इवनिंग बैच रनिंग है 2:30 बजे से। एड्रेस बहुत सीधा है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो अगर आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, अगर आपको मटेरियल, जो स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं, वो स्मार्ट मटेरियल के साथ में आपको अगर बेहतरीन MCQ प्रैक्टिस करनी है तो टीम नोबल के साथ में जुड़ जाइए ऑफलाइन स्टडी के की तरफ। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आपके लिए अवेलेबल ही है, तो दोनों प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका डिसीजन, विश्वास में बहुत बड़ा दम होता है। एक हाथी जिसको विश्वास होता है कि वो बंधा हुआ है तो एक छोटी सी रस्सी से भी वो बंधा हुआ रह सकता है, और एक हाथी जिसको विश्वास हो जाता है कि वो बंधा हुआ नहीं है तो बड़े से बड़े जो है दीवार को भी हाथी जो है वो गिरा डालता है। तो विश्वास का काम है, विश्वास दिखाना पड़ेगा, सफलता आपसे दूर नहीं जाएगी। और नोबल टीम आपको विश्वास दिलाती है कि आपकी सफलता में हर संभव कोशिश जो है वो आपको आप हमारी तरफ से रहेगी, ताकि आप अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन भविष्य निर्माण कर सके। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, इसी विश्वास के साथ में अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, जम के दीजिएगा, सोच के दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल की पॉलिसी रिकमेंडेड कर रही है कि सारे जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 साल से छोटी है उनको किस में रखा जाए, क्रिब में रखा जाए। 3 साल से छोटे बच्चों को क्रिब में रखना होता है। When providing care for a child in a crib, the nurse should give priority। जब आप क्रिब वाले बच्चे को केयर दे रहे हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी। हॉस्पिटल की पॉलिसी थी सब बच्चों को क्रिब में रखा जाए, आप क्रिब वाले बच्चों को केयर दे रहे हो तो पहली प्रायोरिटी क्या है, कीपिंग द साइड रेल्स लॉक्ड एट द हाफवे पॉइंट, maintaining one hand on the child whenever side rails are down, positioning the child further away from the lowered side rail, telling the parents that the side rails can stay down as long as someone is in the room। which is the correct one? 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं,
कौन सा आंसर करेक्ट है? साइड रेल्स, क्रिब, विच इज द करेक्ट वन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो साइड क्रिब में अगर बच्चा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होगी जब आप साइड रेल्स को डाउन कर देते हैं, और जब आप साइड रेल्स को डाउन करेंगे तो बच्चा क्रिब में से फॉल डाउन हो सकता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपकी रहेगी कि जब जब पेरेंट्स जो है साइड रेल्स को डाउन करते हैं, उनको एक हाथ जो है वो मेंटेन करना है चाइल्ड के ऊपर, है ना, मेंटेन वन हैंड। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये प्रायोरिटी आंसर है कि मेंटेन वन हैंड ऑन द चाइल्ड व्हेनेवर साइड रेल्स आर डाउन। जब जब आप साइड रेल्स को डाउन कर रहे हो, एक हाथ जो है वो बच्चे के ऊपर रखना होता है ताकि बच्चा जो है वो फॉल डाउन नहीं हो। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि चाइल्ड जो है फॉल डाउन हो सकता है अगर आप हाफ वे लॉक करते हो। साइड रेल्स जो लॉक है वो हाफ वे पॉइंट पे करोगे तो बच्चे के गिरने की संभावना है। पोजिशन द चाइल्ड फर्दर अवे फ्रॉम दी लोवर्ड साइड रेल्स, लोअर साइड रेल्स के साथ में पोजीशन देंगे तो फॉल डाउन हो सकता है। और टेलिंग द पेरेंट्स दैट द साइड रेल्स कैन स्टे डाउन एज लॉन्ग एज समवन इज इन द रूम, तो ये भी खोटा जवाब है। जब भी आप साइड रेल्स को डाउन करो, एक हाथ बच्चे के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो बच्चा फॉल डाउन हो जाएगा। इतना टाइम आपको नहीं देगा कि आप बच्चे तक पहुंच जाएंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, ऑल्दो चिल्ड्रन कैन डेवलप एलर्जीज टू ए वेराइटी ऑफ फूड्स, द मोस्ट कॉमन फूड एलर्जीज आर। वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कई सारे फूड आइटम से एलर्जी होती है, ये बात तो तय है, लेकिन मोस्ट कॉमन फूड एलर्जी वाले आइटम कौन कौन से हैं? ऑप्शन में है फ्रूट, एग एंड कॉर्न, व्हीट, ओट एंड ग्रेन, काउज मिल्क, राइस एंड टोमेटोज, एग, काउज मिल्क एंड पीनट्स। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। कौन सा फूड आइटम सबसे ज्यादा एलर्जन का काम करता है? फूड एलर्जन, फूड एलर्जन सबसे ज्यादा फूड वो एलर्जी करते हैं जिसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन एलर्जिन जो है वो सबसे ज्यादा करने वाले फूड आइटम कौन से होते हैं? प्रोटीन। अब आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन से फूड आइटम में प्रोटीन सबसे ज्यादा है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेनिंग फूड आइटम यहाँ पे क्या रहेगा? एग और पीनट, काउज मिल्क। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन तीनों ही सब्सटेंस के अंदर एग में भी प्रोटीन रिच होती है, काउज मिल्क में भी प्रोटीन ज्यादा होती है, और पीनट में भी प्रोटीन ज्यादा होती है, और प्रोटीन रिच फूड आइटम जो है उससे एलर्जी ज्यादा होती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फूड एलर्जन जो है वो प्रोटीन से होता है, और एग, काउ मिल्क और पीनट में प्रोटीन कंपोजिशन ज्यादा होता है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये जो होता है ये कॉमनली फूड एलर्जन नहीं होते हैं, है ना, तो या कम होते हैं। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A 9 month old is admitted with a diagnosis of eczema। 9 महीने का बच्चा एक्जिमा लेके जो है एडमिट हुआ है। नर्स वुड एक्सपेक्ट द 9 month old टू हैव एक्जिमेटस लीजन ओवर, है ना, जो 9 महीने का बच्चा है जो एक्जिमा के साथ में आया है, तो 9 महीने के बच्चे में जो एक्जिमेटस लीजन है वो आप कहां पे एक्सपेक्ट करेंगे? एक्जिमा जो है उसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, क्वेश्चन ने पूछा है। एक्जिमा एलर्जिक डर्मेटाइटिस का दूसरा नाम है। एक्जिमा जो होता है वो एलर्जिक डर्मेटाइटिस का दूसरा नाम है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम की थ्योरी लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। एलर्जिक डर्मेटाइटिस जो होता है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस जो होता है जिसको एक्जिमा के नाम से भी हम जानते हैं, उसकी मोस्ट कॉमन साइट यहाँ पे पूछी है, आपको जवाब देना है। एलर्जिक डर्मेटाइटिस की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है जिसमें एक्जिमेटस लीजन बनते हैं, उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। ऑप्शन है एब्डोमेन, चिक एंड स्काल्प। दूसरा ऑप्शन है बटक्स, एब्डोमेन एंड बैक। तीसरा है बैक एंड फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द आर्म। चौथा है चीक्स एंड एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द आर्म एंड लेग। एक्जिमेटस लीजन की मोस्ट कॉमन, मोर कॉमन एरिया कौन सा है जहां पे ये पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, इसकी मोर कॉमन साइट होती है चिक और एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द आर्म एंड लेग। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चिक एक साइट, इसके अलावा एक्सटेंसर सरफेस जो आर्म की रहती है वो मोस्ट कॉमन साइट है। ए इनकरेक्ट है क्योंकि एब्डोमेन जो है वो कॉमन साइट नहीं है। बी इनकरेक्ट है क्योंकि बटक्स, एब्डोमेन और बैक जो है वो कॉमन साइट नहीं है। सी इनकरेक्ट है क्योंकि बैक और फ्लेक्सर सरफेस जो है वो आर्म और लेग की कॉमन साइट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, चिक एंड एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द आर्म एंड लेग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Which symptom differentiate chronic otitis media from acute otitis media? Chronic और acute otitis media को
डिफरेंशिएट करने वाला कौन सा सिम्टम है? एलिवेटेड टेम्परेचर, पेन इन द अफेक्टेड ईयर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को डिफरेंशिएट करने वाला, क्रोनिक को एक्यूट से या एक्यूट को क्रोनिक से डिफरेंशिएट करने वाला, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है वो कैरेक्टराइज होता है हमेशा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो होता है वो हमेशा कैरेक्टराइज होता है एलिवेटेड टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, लगभग हाई ग्रेड फीवर रहता है, मतलब 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो ये एक एलिवेटेड टेम्परेचर, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा पेन जो होता है वो अफेक्टेड ईयर में होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है और फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। लेकिन ये जो पेन है अफेक्टेड साइड में, नोजिया वॉमिटिंग है, फीलिंग ऑफ फुलनेस है, ये दोनों में ही होता है, एक्यूट और क्रोनिक के अंदर। पर क्रोनिक के अंदर टेम्परेचर एलिवेटेड नहीं होता, जबकि एक्यूट के अंदर होता है। तो ये ए ऑप्शन है, ये दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करने का काम कर रहा है ना। बी और सी और डी तीनों ही ऑप्शन दोनों के अंदर पाए जाते हैं, पर ए जो है वो इनको दोनों को डिफरेंशिएट करता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का ऐप आपको दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिएगा और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर वहां पे पुट करिएगा। ऑनलाइन स्टडी जो नोवल के संग आप करेंगे, ऑनलाइन वीडियो और टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी। बस आपको ऐप को इंस्टॉल करके रखना है और जुड़ जाना है ऑनलाइन स्टडी के लिए नोवल टीम के संग। दूसरा, ऑफलाइन स्टडी जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, क्लासरूम स्टडी जो कि शुरू हो चुकी है। 2:30 बजे से इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है, 1 फेब से ये बैच चल रहा है। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड। तो अप्रोच कर लीजिएगा, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म खुला है आपके लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुला है आपके लिए। जुड़ जाइए टीम नोवल के संग और एक बेहतरीन भविष्य जिसके अंदर ईएसआईसी और नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू में घमासान तरीके से वो बेहतरीन लेक्चर्स और बेहतरीन कंटेंट नोवल टीम आपके लिए लेके आ रही है, ताकि आप सफलता के शिखर को चूम सके। तो इसी दुआ के साथ में आज का ये एमसीक्यू सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी आपको सफल बनाती है और कंसिस्टेंसी ही आपको एक बेहतरीन भविष्य निर्माण में मदद करती है। कंसिस्टेंट रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अच्छा करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करते रहिएगा और भगवान कृष्ण के कहे हुए अनुसार चलिएगा कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपका जैसा। अगर आप कुछ अच्छा अच्छा पा रहे हैं, अच्छा ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, तो आपका ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप मैक्सिमम लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाएं और एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि इंसान ही सब कुछ है। अच्छा इंसान बनना जिंदगी में सबसे पहला परम सत्य है और ये आपको करके दिखाना है। मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।